नमस्कार दोस्तों। क्या पढ़ना है? प्लेटो हम पढ़ रहे थे और प्लेटो के अंतर्गत क्लास नंबर 3 है हमारा। तो इससे पहले हमने काफ़ी बातें हो गई हैं, आज भी हम कुछ-कुछ बातें करेंगे। आज उम्मीद है कि क्लास ये हो जाएगा प्लेटो के ऊपर हमारा। तो आज हम बात करते हैं दार्शनिक राजा। दार्शनिक राजा कैसे बना ये तो हमें पता चल ही गया। एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत 50 इयर्स तक जो व्यवहार के अंतर्गत अध्ययन करता है, जैसे हमने पिछली क्लास के अंतर्गत बात किया कि 30 से 35 तक उनको फिलॉसफी का नॉलेज दिया जाएगा और उसके बाद में उनको फील्ड में भेज दिया जाएगा 35 के बाद में 15 वर्ष के लिए। तो उनको फील्ड वर्क करना होगा उसके बाद में। ओके, तो फील्ड वर्क करेगा, 15 साल व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेगा कि किस प्रकार से एक राजा काम करता है, किस प्रकार से करना चाहिए, जनता की आम समस्याएं क्या होती है। तो इन सब के ऊपर राजा जाएगा, वहां पर काम करेगा, उसके बाद में उसको फिलोसोफर किंग बना दिया जाएगा। ओके, तो फिलोसोफर किंग 50 वर्ष तक यहाँ पर एजुकेशन को प्राप्त करता है। तो फिलोसोफर किंग को कौन होगा फिलोसोफर किंग? तो फिलोसोफर किंग को आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, जो स्पिरिट होती है। ओके, जो सोल होती है, हमारी आत्मा जो होती है, उसका नॉलेज यहाँ पर हो जाएगा। उसका नॉलेज यहाँ पर हो जाएगा कि क्या होता है, क्या विजडम होता है, क्या कार्य जो होता है और क्या इसके साथ में क्या एपेटाइट होता है, इन सब का नॉलेज इनको अच्छे से हो जाएगा। तो इनको आत्मा का ज्ञान पता चल जाएगा। दूसरा पॉइंट है, ये कहते हैं कि शासन एक कला है। कोई भी धोबी, कोई भी नाई और मोची राजा नहीं बन सकता है। राजा बनने के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। ऐसे कोई हर कोई ऐसे नहीं है उठा के उसको राजा बना दिया, उसका प्रॉपर एग्जाम होता है और उसको बनने के लिए क्या चाहिए? एक्सपर्ट होना चाहिए अपने फील्ड के अंतर्गत। जैसे जैसे शासन करना एक कला है, बिल्कुल ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए। शासन करना एक कला होती है और कोई भी धोबी, जैसे एक धोबी होता है, उसका काम होता है कपड़े धोने का, उसको प्रैक्टिस करना होता है उन सब के लिए। तो कोई भी एक धोबी नहीं बन सकता। कोई भी एक नाई जो कटिंग करता है, बाल काटता है, वो भी राजा नहीं बन सकता, उसका काम ही दूसरा है, वो एक्सपर्ट किसी दूसरी फील्ड में है। कोई मोची जो हमारे जो शूज है ये सब बनाते हैं, तो वो भी राजा नहीं बन सकता, क्योंकि उनका भी जो फील्ड है वो अलग रहता है। तो यहाँ पर राजा जो बनता है उसको भी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। राजा हर कोई नहीं बन सकता, उसको अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए। ये भी एक आर्ट होती है जिसको सीखा जा सकता है, ये भी एक आर्ट होती है। इसलिए कोई भी धोबी, नाई और मोची राजा नहीं बन सकता। राजा बनने के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। ऐसी बात प्लेटो महोदय के द्वारा कही गई। प्लेटो के अनुसार लोकतंत्र शासन का सबसे भ्रष्ट रूप है। ये पॉइंट बीच में डाल दिया है, हालांकि ये लास्ट में आना चाहिए, तो ठीक है, इसको नोट लगा के अलग से लिख लीजिए, वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है दार्शनिक राजा से। इसको नोट लगा लीजिए और कहीं पर लिख दीजिए इसको। तो प्लेटो के अनुसार लोकतंत्र शासन का सबसे भ्रष्ट रूप होता है, क्योंकि इसमें सभी राजा बनना चाहते हैं। जो डेमोक्रेसी हम बात करते हैं, आज के समय में भी सभी राजा बनना चाहते हैं। जो आप कॉन्फ्लिक्ट देखते हो, कॉन्फ्लिक्ट आप देखते हो नेताओं के बीच में कि कौन नेता बने, तो ये सब उसी के लिए तो होता है। जनता की भलाई के लिए थोड़ी करेंगे कि हमें नेता बनना है, हमें नेता बनना है, ऐसा नहीं होता है। वो जनता की भलाई के लिए ही, अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए डेमोक्रेसी के अंतर्गत सभी राजा बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार के राज्य में जहां पर फिलोसोफर किंग होगा, जहां पर एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार का होगा, तो वहां पर किसी भी प्रकार के कानून और दंड की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार के कानून और दंड की आवश्यकता नहीं है। इस दंड की जगह यहाँ पर साम्यवाद की अवधारणा प्रयोग में ली जाएगी। साम्यवाद की अवधारणा प्लेटो के अनुसार क्या है, इसको हम देखेंगे थोड़ी देर बाद में। तो दंड की आवश्यकता नहीं है, दंड की जगह क्या काम में लिया जाएगा? साम्यवाद यहाँ पर काम में लिया जाएगा। और कानून और दंड की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्यों इसकी आवश्यकता नहीं है? तो फिलोसोफर किंग, जैसे मैंने बताया, तीन क्लास हो गए यहाँ पर। तीनों किसके अनुसार काम करेंगे? जैसा उनको दार्शनिक राजा कहेगा उसके अनुसार काम करेगा। प्रत्येक वर्ग अपना अपना ड्यूटीज को फॉलो करेगा।
ऐसे में कोई दूसरे के कार्य में इंटरफेयर ही नहीं करेगा तो हमें किस लिए यहाँ पर लॉ की आवश्यकता है? तो कानून की आवश्यकता है ही नहीं हमें। जब सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो किसी को भी पनिशमेंट देने की आवश्यकता नहीं, दंड हम देंगे ही नहीं। जब सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, जो फिक्स काम उनको बता दिया गया कि आप इस क्लास में हो और आपको ये काम करना है, तो यहाँ पर दंड की आवश्यकता भी नहीं है। साथ में संविधान की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि संविधान कौन बनाता है? सामान्य इंसान। ओके, सामान्य इंसान बनाता है और उसका जो माइंड है, जो रैशनैलिटी, उनका जो विजडम है, वो एक फिलोसोफर किंग के बराबर कभी नहीं हो सकता। जो आम जनता है, उसका जो विवेक है, वो एक दार्शनिक राजा के बराबर कभी नहीं हो सकता। हमें विश्वास करना होगा फिलोसोफर किंग का जो विवेक है, उसके ऊपर हमें विश्वास करना होगा कि वो कहेगा वैसा ही हम करेंगे। उसका जो विवेक है, उस पर हमें विश्वास कर सकते हैं। जब दार्शनिक राजा के विवेक पर विश्वास किया जाता है तो संविधान की आवश्यकता नहीं होती है। नोट कीजिए, रिपब्लिक में किसी भी प्रकार के संविधान की आवश्यकता नहीं है। किसी भी डेमोक्रेसी का सपोर्ट यहाँ पर नहीं किया जाता है। कानून की आवश्यकता नहीं है, दंड की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो ये सभी पॉइंट्स कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर क्या क्या होता है, तो ये सभी क्वेश्चन ही है ये। ओके, इसके अलावा कोई भी कानून ज्ञान से बढ़कर नहीं होता, क्योंकि उनको नॉलेज की प्राप्ति हो गई है। जो फिलोसोफर किंग है, उसको नॉलेज की प्राप्ति हो गई है, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार के कानून की आवश्यकता नहीं है। आगे इसकी जगह होता लिख लीजिए, राज्यों का जो विनाश है वो अज्ञान के कारण होता है, लेकिन यहाँ पर जो हम आइडियल स्टेट बना रहे हैं, उसका आधार क्या है? नॉलेज। नॉलेज, ओके। और नॉलेज किसके पास में रहेगा? यहाँ पर नॉलेज रहेगा यहाँ पर मुख्य रूप से फिलोसोफर किंग के पास में। फिलोसोफर किंग के पास में यहाँ पर नॉलेज रहता है। तो नॉलेज रहता है यहाँ पर फिलोसोफर किंग के पास में। तो यहाँ पर जो हम आदर्श राज्य बना रहे हैं, ये तो कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अपने आप में एक आइडिया है, तो आइडिया कभी समाप्त नहीं हो सकता। और यहाँ पर कह रहे हैं कि राज्यों का जो विनाश है वो अज्ञान के कारण होता है, मूर्खता के कारण होता है, लेकिन यहाँ तो मूर्ख है ही नहीं। सभी काम करेंगे यहाँ पर इस आइडियल स्टेट के अंतर्गत, जो सभी काम करेंगे, जैसा जैसा फिलोसोफर किंग कहेगा वैसा ही सभी करेंगे, तो ये राज्य हमेशा ही बनाए रहेगा। यहाँ पर एक सेबाइन की एक बुक है, द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी। द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी बहुत ही अच्छी बुक है ये फिलोसॉफी के ऊपर। यदि आपको पॉलिटिकल फिलोसॉफी पढ़ना है तो ये सबसे अच्छी बुक है, ये सबसे अच्छी है। तो इसमें सेबाइन यहाँ पर प्लेटो के लिए एक शब्द काम में लेते हैं, या प्लेटो की जो व्यवस्था है या जो दार्शनिक राजा है, उन सब के लिए एक शब्द काम में लेते हैं, प्रबुद्ध अधनायकवाद। प्रबुद्ध अधनायकवाद यहाँ पर शब्द काम में लिया जाता है। तो ये क्या होता है? डिस्पोटिज्म क्या होता है? प्रबुद्ध अधिनायकवाद क्या होता है? तो इसके अंतर्गत एक शब्द हमारे पास में एनलाइटन, यानी विवेकशील होना। ओके, तो राजा विवेकशील होगा, बिल्कुल होगा। 50 साल एजुकेशन प्राप्त किया है तो वो विवेकशील तो होगा, इसलिए हमने उसको फिलोसोफर किंग बनाया है। जो भी काम करेगा अपने विवेक से करेगा, लेकिन वो अधिनायकवादी होगा। वो डेस्पोटिज्म उसके अंतर्गत होता है, क्योंकि एक राज्य के अंतर्गत हमने कहा कि संविधान की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, एक व्यक्ति के विवेक पर यहाँ पर विश्वास किया जाता है। जैसा व्यक्ति ने कहा है उसके अनुसार ही काम होगा। जैसा एक व्यक्ति ने जैसा फिलोसोफर किंग ने कहा है वैसा ही काम होगा। इसलिए एक व्यक्ति के केवल कर्तव्य रहेंगे। ओके, एक व्यक्ति यहाँ पे ड्यूटीज को फॉलो करेगा, इनके पास में कोई भी राइट नहीं होते। नोट कीजिए, यहाँ पर रिपब्लिक बुक के अंतर्गत प्लेटो व्यक्ति को अधिकार नहीं देता है, केवल कर्तव्य देता है। एक व्यक्ति को वैसा ही काम करना होगा जैसा उनका फिलोसोफर किंग कहता है, जैसा फिलोसोफर कहता है वैसा ही यहाँ की जो जनता होती है उसको काम करना होगा। तो अधिनायकवाद या डेस्पोटिज्म जो होता है उसमें भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, जहां पर हमारी ड्यूटीज होंगे जैसा फिलोसोफर किंग या कोई भी राजा जो शासक है जैसा हमें कहता है वैसा ही हम करते हैं। हमारे अधिकार नहीं होते, केवल हमारे कर्तव्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये उनका किंग है वो थोड़ा सा अलग है, रूलर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उनके पास में रैशनैलिटी है, वो विवेकशील है। ओके, तो यहाँ पर विवेकशील तो है लेकिन वो अधिनायकवाद भी है। तो इसलिए यहाँ पर सेबाइन की बुक है ये, द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी, यहाँ पर इनको प्रबुद्ध अधिनायकवाद कहा है। इसके अलावा समाज में कोई परंपराएं या प्रथाएं भी नहीं होगी, आवश्यकता ही नहीं है। फिलोसोफर किंग जैसा कहेगा वैसा ही हमें
करना है। एक शब्द आपको ध्यान में रखना है कि जब फिलोसोफर किंग के विवेक पर भरोसा कर रहे हैं कि विवेक जैसा कहता है उनका रैशनैलिटी होता है, जैसा वो कहता है विज़डम जो राजा का होता है, उसके अनुसार ही आपको चलना है। कुछ भी हो सब आप समाप्त कर देना, केवल राजा का विज़डम होगा यहाँ पर। विज़डम के अनुसार ही आपको गाइड किया जाएगा, वैसा ही आपको करना है। तो इसमें किसी भी ट्रेडिशन की आवश्यकता हमें नहीं है। किसी भी ट्रेडिशन की आवश्यकता हमें नहीं है, कुछ भी हमें नहीं चाहिए, संविधान नहीं चाहिए हमें, ओके, परंपराएँ होते हैं, ये सब हमें नहीं चाहिए, कानून नहीं चाहिए, दंड यहाँ पर राज्य के अंतर्गत होगा नहीं, ओके, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। तो ये सब यहाँ पर इतनी सारी पावर यहाँ पर फिलोसोफर किंग के पास में रहती है। लेकिन फिर भी प्लेटो एक और आंसर देंगे यहाँ पर कि हो सकता है कि जो आम जनता है, ओके, एक राज्य के अंतर्गत जो लोग रहते हैं वो इनकी बातें नहीं माने। ऐसी संभावना हो सकती है कि फिलोसोफर की बातें यहाँ पर नहीं मानी जाए, तो ऐसे में अब क्या किया जाए? ओके, फिलोसोफर किंग की यदि बातें नहीं मानी जाएगी, ऐसे में क्या किया जाए? तो इसका भी वो आंसर देंगे और आंसर देते हुए कहते हैं कि जो हम है, यहाँ पर जो फिलोसोफर किंग है, वो समाज के अंतर्गत इस प्रकार की अफ़वाहें फैलाएगा जिसमें कहेंगे कि जो दार्शनिक राजा की जो आत्मा है, वो सोने की बनी हुई है, गोल्ड है वो, ओके, बहुत अच्छी है, वो एकदम पवित्र है, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो आत्मा है, वो एक राजा की है। इसलिए उसकी आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। दूसरा, सैनिक के बारे में कहेंगे कि इनकी जो आत्मा है वो चांदी से बनी हुई है, तो चांदी थोड़ा-सा लोअर हो गया। इसके बाद में कहेंगे जो काँसे की बनी हुई है, काँसे की किसकी बनी हुई है? यहाँ पर जो आम जनता होती है, जो उत्पादक वर्ग में लगे हुए हैं, जो हम प्रोड्यूसर जो क्लास कहते हैं, उनकी जो आत्मा है वो यहाँ पर काँसे के साथ में बनी हुई है। तो इस प्रकार की हम अफ़वाहें समाज के अंतर्गत फैलाएँगे। इस प्रकार की अफ़वाहें फैलाने से हमें लाभ होगा, हमारी बातें मानी जानी चाहिए, ओके? हमारी जो बातें हम जो भी कहेंगे, फिलोसोफर जो भी कहेगा उसकी बात मानी जाएगी, क्योंकि हमने इस रूप में बहुत सारी अफ़वाहें फैला दी है कि राजा सर्वश्रेष्ठ है, उसकी बात को मानना चाहिए। तो इसी का आंसर देते हैं कि कुछ समाज के अंतर्गत कुछ दुष्ट लोग होते हैं जो कि राजा की बात नहीं मानते हैं, उनको हम कैसे कहें कि कैसे क्यों नहीं मानोगे? हमारी आत्मा यदि सोने के साथ में बनी हुई है, आपकी कितनी खराब आत्मा है, ओके? जब हम कह रहे हैं तो वैसा ही आपको करना होगा, तो फिर वो कर लेते हैं। जैसा राजा कहता है उसके अनुसार फिर यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ पॉइंट्स ऑफ फैक्ट है, देख लीजिए। रिपब्लिक में जो शासक है उसको कुछ नाम दिया गया है। एक पहला नाम है डॉग सोल्डर्स और दूसरा है यहाँ पर गडरियों के समान। ये 2 शब्दों का प्रयोग यहाँ पर रिपब्लिक में शासक के लिए काम में लिया गया है। जो शासक है, जो रूलर है, उसके लिए यहाँ पर 2 शब्दों को काम में लिया गया है। आगे चलते हैं और यहाँ तक हमारी बातें हो गई है, काफी अच्छी बातें हमारी हो गई है। अगला हमारा पॉइंट है प्लेटो का साम्यवाद। यहाँ तक फिलोसोफर किंग बन चुका है हमारा, लेकिन फिर भी समाज के अंतर्गत समस्याएं तो है, ओके? समाज की प्रॉब्लम कैसे हम खत्म करें? जैसे करप्शन है समाज के अंतर्गत, बहुत सारा करप्शन है, भ्रष्टाचार कैसे खत्म करें? समाज के अंतर्गत अमीर और गरीब के बीच में जो इनइक्वालिटी है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट और नोट करना है। जो यूनानी समाज था, इसमें भी आपको 2 क्लास मिलता है, एक तो रिच होता है, एक पुअर होता है। तो अमीरों के लिए अलग होता था घर, और एक साइड में गरीब लोग रहते थे, एक साइड में अमीर लोग रहते थे। ऐसा कौन कहता है? सेबाइन अपनी बुक के अंतर्गत कहते हैं। जो यूनानी आप नगर राज्य देखते हो, सिटी स्टेट, वहां पर अमीर अलग तरीके से रहते थे और जो गरीब थे उनके बीच में अच्छा खासा डिवीजन बना हुआ था, उस एथेंस के अंतर्गत ही बना हुआ था। और जितने भी सिटी स्टेट हुआ करते थे, यहाँ पर क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, डिवीजन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अलग अलग थे, अमीर अलग रहते थे और जो गरीब थे वो अलग रहते थे। तो यहाँ पर ये जो असमानता है इनके बीच की, ओके, जो इनइक्वालिटी इन दोनों के बीच में बनी हुई है, इनको कैसे समाप्त किया जाए? इस असमानता को कैसे समाप्त किया जाए? तो इसके लिए प्लेटो कुछ ना कुछ विचार दे रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार की असमानता है, करप्शन है और समाज के अंतर्गत यूनिटी नहीं है, ओके? तो इसके लिए साम्यवाद का विचार दिया जाएगा। तो साम्यवाद का विचार देने के 3 पॉइंट आप लिखिए। करप्शन को खत्म करना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को समाप्त करना या कम करना। समाप्त तो नहीं हो सकती लेकिन कम हम कर सकते हैं, और राज्य में यूनिटी लाना।
एकता स्थापित करना। तो ये 3 पॉइंट है जिसके लिए साम्यवाद का विचार लाया जाता है प्लेटो के द्वारा। तो तीनों ही महत्वपूर्ण है। तो भविष्य की जितनी भी संभावनाएं होती है उनको खत्म कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, तो पहले ही उनका समाधान करके चल रहे हैं, जिससे एक हमारा जो स्टेट है वो हमेशा बना रहे। एक स्थिर राज्य की यहाँ पर बात की जा रही है जो हमेशा बना रहे। इसके लिए जितनी संभावनाएं हो सकती है उतना अच्छा हम राज्य बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये न्याय प्राप्ति का नकारात्मक साधन होता है। हमने इससे पहले देखा था कि न्याय प्राप्ति का जो सकारात्मक साधन है वो एजुकेशन होता है और नकारात्मक जो साधन है वो यहाँ पर साम्यवाद है। क्यों? वहां पर अच्छी बात थी एजुकेशन है, एजुकेशन के द्वारा हम जस्टिस को ला रहे हैं। ओके, हमने क्लासिफिकेशन कर लिया कि जो एक दार्शनिक राजा होगा, एक सैनिक होगा, एक नीचे उत्पादक वर्ग में लगा रहेगा। इस प्रकार से हमने क्लासिफिकेशन किया, काफी अच्छा है। किसी को उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कर लिया, काफी अच्छा है, सपोर्ट करेंगे सभी, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है साम्यवाद के अंतर्गत, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। इससे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ पर 2 क्लास, एक है सैनिक और एक होता है राजा। जो दार्शनिक राजा हो गए और जो सैनिक हो गए, उनके लिए 2 पॉइंट है जो कि मना किया गया है कि वो इनके पास में नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इनके पास में प्राइवेट प्रॉपर्टी इनके पास में नहीं होगा और जो फैमिली होती है, इनकी जो फैमिली होती है वो भी इनकी नहीं रहेगी। इनके पास में कोई भी फैमिली नहीं रहेगी और इनके पास में कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनको समाप्त करना भ्रष्टाचार। और जब किसी सैनिक की और किसी राजा के पास में परिवार होगा तो परिवार के लिए वो ज्यादा से ज्यादा करप्शन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करप्शन करके संपत्ति को ज्यादा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में यदि हम कहें कि उनके पास में कोई संपत्ति ही नहीं होगी, कोई संपत्ति उनके पास में नहीं रहेगी तो कैसे करप्शन करेंगे? और जब संपत्ति इनके पास में नहीं रहेगी तो दूसरा जो पॉइंट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वो भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आर्थिक विषमता ही समाप्त हो जाएगी। इनके पास तो है नहीं संपत्ति, तो संपत्ति होगी वो राज्य के पास में रहेगी। ऐसे में इनके पास तो कुछ ही नहीं रहेगा, तो इनइक्वालिटी कहाँ से आएगा समाज में? तो ये भी समाधान हो गया। तीसरा है राज्य में यूनिटी आएगी इससे। समाज में या राज्य में यहाँ पर यूनिटी आएगी। कैसे? एक जो राजा होता है और शासक होता है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है यदि उनके पास में परिवार होता है, परिवार के प्रति मोह रहता है, वो काम नहीं कर पाता, वो केवल इन्हीं के लिए सोचता है। क्योंकि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका फैमिली के प्रति रहता है, दूसरा राज्य के प्रति हो सकता है, दूसरा राज्य के प्रति हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार के प्रति होगा और दूसरा यहाँ पर राज्य के प्रति रहेगा। तो यदि हम परिवार के प्रति ज्यादा सोचते हैं, परिवार यदि हमारा रहेगा, हम उसी के लिए सोचेंगे, तो ऐसे में यूनिटी कैसे आ सकती है? ओके, कभी-कभी ऐसा टाइम आ सकता है कि हमें परिवार और हमारा जो स्टेट है उसमें से किसी को एक को चुनना पड़े। तो ऐसे में हमें किसको चॉइस करना है? इसको हमें किसको चुनना है? तो यहाँ पर हम परिवार को चुनते हैं तो इससे राज्यों को काफ़ी नुकसान होता है। तो समाज तो यदि हमें समाज के अंदर ये यूनिटी लाना है तो हम ये जो परिवार है उसको भी अपने पास में नहीं रखेंगे और ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसको भी हम अपने पास में नहीं रखेंगे। ऐसे में हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने समस्याओं का समाधान कर लिया। आगे वो कहते हैं कि जो विवेकशील राजा होता है उनके लिए संपत्ति का वैसे भी कोई महत्व नहीं होता। जब एक राजा बन गया है तो उसके लिए आखिर संपत्ति का क्या महत्व हो सकता है? ओके, तो एक राजा के लिए निजी संपत्ति का कोई महत्व नहीं रहेगा। और यहाँ पर एक बात और की जा रही है, जो शासक होता है उनके लिए यदि उनके पास में संपत्ति, एक जो सैनिक होगा वो जरूर वो जरूर ऐसा कर सकता है, संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हम संपत्ति को भी हटा देंगे, परिवार को हटा देंगे, तो यहाँ पर समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कुछ हटाने की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसको हम नेगेटिव वे में हम ले सकते हैं कि ये नकारात्मक साधन है न्याय प्राप्ति का। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसमें कुछ पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर नेगेटिविटी आपको देखने को मिलती है कि कुछ समाप्त किया जा रहा है।
परिवार जैसी अच्छी संस्था को समाप्त करने की बात की जा रही है, संपत्ति को समाप्त करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे में ये पॉजिटिव तो हम नहीं ले सकते, नेगेटिव वे में हम इसको समझ सकते हैं। साथ में वो कहते हैं सार्वजनिक परिवार नहीं होगा, यह भी हमने देखा। लेकिन वो आगे कहते हैं ये जो क्लास है, संरक्षण क्लास जो होता है वो कौन-सा है? जो प्रोटेक्ट ये करता है या गार्जियन क्लास इसको कह सकते हो आप। ये कौन सी क्लास है? जो गार्जियन क्लास है इसमें हम किस-किस को शामिल करते हैं? पहला राजा को, जो शासक होता है उसको हम शामिल करते हैं और दूसरा सैनिक को। अभी हमने नोट किया था, उस पर लिखा हुआ है, इसमें फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर नोट किया हुआ उसमें। तो यहाँ पर जो राजा होता है और यहाँ पर सैनिक होता है, ये गार्जियन क्लास की तरह काम करेंगे और इनके पास में कोई भी संपत्ति और परिवार नहीं होगा। तो नोट कर सकते हो ये भी, ये जो साम्यवाद का जो विचार है वो केवल गार्जियन क्लास के पास में, जो हमारा प्रोटेक्ट करने वाले होते हैं, जो हमें सुरक्षा देने वाले होते हैं, ओके? तो इनके पास में कोई भी संपत्ति नहीं होगी, कोई भी परिवार नहीं होगा, लेकिन जो आम जनता होती है, जो उत्पादक वर्ग में लगी हुई है, वो रख सकते हैं। उनके पास में प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रहेगी और उनके पास में परिवार भी रहेगा। उनके लिए मना नहीं है, केवल मना किया गया है सैनिक और राजा के लिए। सैनिक और राजा के लिए ही ये सब मना किया गया है। आगे वो कहते हैं कि परिवार होगा वो सार्वजनिक होगा, सार्वजनिक परिवार होगा और इसी की सबसे ज्यादा आलोचना यहाँ पर की जाती है। प्लेटो की यहाँ पर आलोचना की जाती है कि इतना बड़ा फिलोसोफर है, इतना बड़ा फिलोसोफर है, वो ऐसी क्या बातें कर रहा है, इतनी ऐसी-ऐसी बातें क्यों कर रहा है? वो कह रहा है कि किसी के साथ भी रिलेशन बना सकता है, इससे सुंदर, साहसी और विवेकशील बच्चे का जन्म होगा। ओके? जो एक हष्ट-पुष्ट जो सैनिक होता है या इस क्लास के अंदर जो कुछ भी लोग रहते हैं, ओके? वो किसी भी महिला के साथ में रिलेशन बना सकता है, लेकिन महिला सुंदर होनी चाहिए। ओके, वो उनके साथ में रिलेशन बना सकता है और रिलेशन डिसाइड कौन करेगा? ये ही जो सैनिक होता है या राजा होता है, ये डिसाइड करेंगे कि किसी भी महिला के साथ में रिलेशन बना लें। ओके, तो इससे क्या होगा? उनका मानना है कि एक जो शक्तिशाली जो सैनिक होगा, एक जो शक्तिशाली सैनिक होगा, वो अपनी इच्छा से यदि किसी के साथ भी रिलेशन बनाएगा, तो इससे एक सुंदर सा बच्चा होगा, ओके? इससे एक साहसी होगा, जैसा जैसा सैनिक है, जैसा विवेकशील राजा है, ये सब जितने पावरफुल होते हैं, वैसा ही पावरफुल एक बच्चा होगा और एक विवेकशील भी होगा, साहसी होगा और सुंदर एक बच्चे का जन्म होगा। तो इस प्रकार से अपने आइडिया देते हैं, जो कि इसकी आलोचना की जाती है, इस बात पर काफ़ी इनकी आलोचना की जाती है कि इतना बड़ा फिलोसोफर हो के इतनी इतनी जो बातें हैं, वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? नोट कर लिया होगा, साम्यवाद की अवधारणा उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होती है। और अगला पॉइंट है हमारा आदर्श राज्य एक परिवार होगा, एक विश्वविद्यालय और एक एक धार्मिक संस्था भी होगा। हमने शुरुआत में देखा कि राज्य के अंतर्गत ही सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। ओके, जो राज्य के अंतर्गत रहेगा, राज्य अपने आप में कंप्लीट होता है और उसके द्वारा सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। ऐसे में यदि सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, यानी हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सकता है, तो आदर्श राज्य क्या होगा? एक परिवार की तरह रहेंगे, सभी लोग एक परिवार की तरह रहेंगे। एक विश्वविद्यालय या एक धार्मिक संस्था भी होगा, तो जो स्टेट होता है वो सब कुछ होगा, एक परिवार होगा, हमारा यूनिवर्सिटी होगा जहाँ पर हम सीखते हैं और यहाँ पर एक धार्मिक संस्था की तरह भी ये काम करेगा, धार्मिक संस्था की तरह भी ये काम करेगा। और ऐसा कहा था साइमोनिडस ने, नोट कीजिए साइमोनिडस का ये स्टेटमेंट है, आदर्श राज्य एक परिवार होगा, एक विश्वविद्यालय और एक धार्मिक संस्था होगा। क्लास की शुरुआत में मैंने बताया था, आपको बाद में बताएंगे, तो ये समय आ गया बताने का आप सभी को। तो साइमोनिडस है, ओके, साइमोनिडस इनका आंसर हो जाएगा कि कोई भी एक परिवार नहीं होगा, यहाँ पर एक परिवार की तरह रहेंगे सभी, एक धार्मिक संस्था यहाँ पर रहेगी और विश्वविद्यालय की तरह यहाँ से सीखने को भी मिलता है, सभी प्रकार की आवश्यकता यहाँ पर पूरी हो जाएगी, ऐसा साइमोनिडस यहाँ पर कर रहे हैं। आपको एक पॉइंट और भी ध्यान में रखना है कि जिस प्रकार से जो धर्म है, धर्म का प्रभाव नहीं था उसमें, यूनान के अंतर्गत धर्म का प्रभाव नहीं था। धर्म का प्रभाव नहीं था, इसलिए तो वो रैशनल थे, तर्क का प्रयोग करते थे और जहां पर तर्कशीलता ज्यादा होगी, रैशनलिटी ज्यादा होगी, वहां पर धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। ओके, यदि आप धर्म के बारे में ज्यादा सोचते हो तो वहां पर हमारे जो इमोशन है, भावनाएं हैं, वो काम करती है, ना कि तर्क। आप कहोगे कि उस बुक में लिखा गया तो वो सही होगा, हम मान के चलते हैं, हम मान लेते हैं पहले ही।
ओके, जब हम मान लेते हैं तो हम कभी भी रैशनल नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर जो आप देखोगे यूनानी समय देखोगे, वो धार्मिक संस्थाओं को ज़्यादा विश्वास नहीं करता था वो, धार्मिक संस्थाएँ नहीं थी वहाँ पर उस समय, धर्म पर उनका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। कोई मामूली बहुत हो सकता है, 100 में से 1-2% की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन धार्मिक संस्थाएँ यहाँ पर ये सब नहीं होता था, केवल वो रैशनैलिटी का प्रयोग करते थे उस समय। आगे है यहाँ पर एक नियम है जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, कुछ पॉइंट्स हैं, जिसको आप देख लीजिए जो कि इन्हीं के साथ में जुड़ा हुआ है। फैक्ट आपको बहुत महत्वपूर्ण है, फैक्ट आपको ध्यान में रखना ही होगा और आपको इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि फैक्ट लगेगा ही नहीं कि फैक्ट फैक्ट होता है। कॉन्सेप्ट के साथ में आपको बताया जा रहा है, तो समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक मेथड का प्रयोग करते हैं जिसको हम एनालॉजी कहते हैं। एनालॉजी जिसको हम कहते हैं, तो इसके अंतर्गत एक वस्तु या नियम को दूसरी वस्तु या नियम से जोड़ने के लिए तर्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे एक वस्तु है इस प्रकार की, ओके, दूसरा डायग्राम इस प्रकार का, तो ये पूछ लिया जाता है कि ऐसे इनमें क्या-क्या समानताएँ हैं, उनको रैशनल तरीके से आप बताइए। एनालॉजी पढ़ी होगी आपने, एनालॉजी आपने पढ़ी होगी, ओके, तो वहाँ पर ऐसा ही चलता है। तो ऐसे में यहाँ पर एक वस्तु नियम को दूसरी वस्तु या नियम से जोड़ने के लिए तर्क का प्रयोग किया जाता है। जैसा यहाँ पर कहा जा रहा था कि महिलाओं को एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक नियम, एक वस्तु को हम दूसरे नियम और वस्तु के साथ में जोड़े हैं, वो भी रैशनल तरीके से, ओके? तो तर्क का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में यदि हम कहते हैं कि महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, एथेंस या उस समय यूनानी साम्राज्य के अंतर्गत, ओके, यूनानी जो स्टेट ये सब हुआ करते थे, वहाँ पर क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो प्लेटो यही तो कहते हैं, इसका एनालॉजी का प्रयोग करते हुए तो कहते हैं कि क्यों महिलाओं को एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए? क्यों महिलाएँ दार्शनिक राजा नहीं बन सकती? शासक वर्ग में महिलाएँ क्यों शामिल नहीं हो सकती? तो प्लेटो यहाँ पर एनालॉजी का प्रयोग करते हैं और ये कहते हैं कि यदि शासन कार्य कोई भी कर सकता है, बिल्कुल कोई भी कर सकता है, एग्जाम होगा प्रॉपर वे उन्होंने बताया कि कैसे एक फिलोसोफर किंग तक पहुंचा जा सकता है, तो फिलोसोफर किंग महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, सबके लिए एजुकेशन की बात की जाती है इसी एनालॉजी का प्रयोग करते हुए। तो स्त्री या पुरुष दोनों के द्वारा ये किया जा सकता है। तो शासन कार्य सभी के द्वारा यहाँ पर किया जा सकता है, स्त्री या पुरुष, ओके। तो यहाँ पर एनालॉजी जो मेथड है उसका प्रयोग में लिया जाता है। नगर राज्य 2 भागों में विभाजित था, अमीर और गरीब, ये हमने बात कर लिया और कुछ पॉइंट्स है इनका। रिपब्लिक बुक हो गया आपका, रिपब्लिक जो बुक था वो हो गया। अब हम इनके कुछ क्रिटिसिज्म देखते हैं जहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आलोचना किस किस ने की, ओके, इनको सपोर्ट कौन नहीं करते थे, तो इनको हम देख लेते हैं। पहला है हमारा, आलोचना की गई है कार्ल पॉपर के द्वारा, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, इनका बहुत फेमस बुक है। प्लेटो से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आया होगा आज तक, ओके। ये जो क्वेश्चन है कार्ल पॉपर का, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, बहुत बार रिपीट ये क्वेश्चन हो चुका है। तो इसके अंतर्गत इनको मुक्त समाज का शत्रु कहा है। प्लेटो को यहाँ पर कार्ल पॉपर ने अपनी बुक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज के अंतर्गत इनको ओपन सोसाइटी, जो खुला समाज होता है, उसका शत्रु कहा है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? ऐसा ऐसा क्या हो गया कि इनको फ्री समाज जो होता है, जो ओपन समाज होता है या फ्री सोसाइटी ये सब होता है, तो इसके अंतर्गत इनका शत्रु क्यों कहा गया है? तो जो फ्री सोसाइटी होता है, जो एक ओपन सोसाइटी होता है, उसके अंतर्गत व्यक्ति के पास में क्या होगा? स्वतंत्रता। व्यक्ति के पास में क्या होगा? अधिकार। व्यक्ति के पास में राइट्स होंगे और राइट्स के साथ में इनके पास में लिबर्टी होगी, यदि कोई समाज फ्री है। फ्री सोसाइटी हम उसको कहेंगे जब व्यक्ति के पास में लिबर्टी होता है और राइट्स होता है। ओके, फ्री सोसाइटी हो गया, ये ओपन सोसाइटी हो गया। लेकिन इनको एनिमीज कहा गया ओपन सोसाइटी का। ये ओपन सोसाइटी कैसा होता है? जहाँ पर आज़ादी हमें रहती है, स्वतंत्रता हमारे पास में रहती है, अधिकार हमारे पास में रहती है, लेकिन ये इसके एनिमीज है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक क्लोज सोसाइटी की बात कर ली एक तरह से। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के पास में अधिकार नहीं होंगे, केवल ड्यूटी होंगी। केवल यहाँ पर ड्यूटी की बात की जा रही है और साथ में ही लिबर्टी भी यहाँ पर इनके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है। साम्यवाद के विचार के द्वारा समानता स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। समानता के ऊपर इनका फोकस किया जा रहा है। तो अधिकार नहीं है व्यक्ति के पास में, स्वतंत्रता नहीं है, तो ऐसे में ओपन जो सोसाइटी होता है उसका एनिमीज अपने आप यहाँ पर बन जाएगा। एनिमीज यहाँ पर बन गया, शत्रु यहाँ पर बन गया, इसलिए यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग में लिया गया।
यहाँ पर 2 स्कॉलर और है जिनको भी ये ओपन सोसाइटी के एनिमीज कहते हैं, जिसमें कार्ल मार्क्स का नाम आता है और हीगल आता है। तो हीगल और कार्ल मार्क्स के अंतर्गत भी आपको आपको एक व्यक्ति है उसको अपने कर्तव्य को फॉलो करना है, और समाज के अंतर्गत समानता आएगी। जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज पर कंट्रोल एक स्टेट के द्वारा होगा। जैसा राज्य कहता है वैसा ही आपको करना होगा। जो स्कॉलर भी ऐसी बातें करेगा, जैसा राज्य कहता है वैसा ही आपको करना होगा, वो ओपन सोसाइटी के एनिमीज हो जाएंगे, ऐसा कार्ल पॉपर कहते हैं। तो ये 3 विचारक है। प्लेटो पहला, कार्ल मार्क्स के जो विचार थे वो भी ऐसे ही थे, संपत्ति राज्य की होगी, जैसा राज्य कहता है वैसा ही आपको करना पड़ेगा। तो कार्ल मार्क्स के कुछ विचार ऐसे ही है, और हीगल तो ऐसे ही विचार है। ओके, हीगल के विचार तो ऐसे ही हैं। तो इन सबको तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन इस पुस्तक में इन 3 को ओपन सोसाइटीज का यहाँ पर एनिमीज का है। कारण मैंने बता दिया, इसमें अधिकार नहीं है और इसमें स्वतंत्रता नहीं है। अधिकार और स्वतंत्रता नहीं है तो ये अपने आप ही ओपन सोसाइटी का एनिमीज हो जाएगा। आगे है एक स्कॉलर हन्ना अरेंट। तो हन्ना अरेंट इनको फांसीवाद का दार्शनिक पिता कहते हैं। जो फैसिज्म होता है इनको फिलोसोफर सॉरी, ओके ओके ठीक है। जो हन्ना अरेंट है इनको क्या कहते हैं, प्लेटो को ये फांसीवाद का दार्शनिक पिता है। क्योंकि जो फैसिज्म होता है इनको फिलोसॉफिकल बेस कहाँ से मिला है, हन्ना अरेंट कहते हैं जो फिलोसॉफिकल बेस मिला है, वहां पर हम डिटेल से देखेंगे हन्ना अरेंट के अंतर्गत। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हन्ना अरेंट ने कहा जो फैसिज्म का जो फिलोसोफर जो बेस है वो यहीं से प्लेटो से मिला है। क्योंकि फैसिज्म के अंतर्गत भी व्यक्ति के अधिकार नहीं होते हैं, फैसिज्म के अंतर्गत व्यक्ति के अधिकार नहीं होते हैं, और अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर नहीं होता है, नहीं होता स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर भी फैसिज्म के अंतर्गत भी आप देखोगे, हिटलर और मुसोलिनी के अंतर्गत देखोगे, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया जाना चाहिए। ओके, यदि कोई नहीं करेगा तो उसको समाप्त कर देगा। और यहाँ पर प्लेटो के विचार भी थोड़े अलग है, यहाँ पर थोड़े अलग है। इस प्रकार से तो नहीं कहा कि समाप्त कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कहेंगे, लेकिन यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि केवल और केवल आप कर्तव्य को फॉलो कीजिए। एक स्कॉलर और है मैक्सी, वो इनको फर्स्ट यूटोपियन कहते हैं, प्रथम कल्पनावादी इनको कहते हैं। मैक्सी यानी कल्पना की बातें कर रहे हैं, यूटोपियन की बातें कर रहे हैं, और पहली बार यही कर रहे हैं तो इनको हम फर्स्ट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो बातें करें कि आदर्श समाज बनाएंगे, फिलोसोफर किंग होगा, सोने की आत्मा होगी, चांदी की आत्मा होगी। ये सब क्या है ये? ओके, हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं क्या ये? ऐसी बातें मैक्सी कहते हैं कि यूटोपियन है, कल्पना की बातें करते हैं, जिसको व्यवहार में कभी भी हम नहीं ला सकते हैं। व्यवहार में इनको कभी भी नहीं लाया जा सकता है। एक स्कॉलर और है, वो है आरएचएस क्रॉसमैन, और इनकी बुक है प्लेटो टुडे, काफ़ी अच्छी बुक है प्लेटो टुडे। ओके, सर्च करोगे नेट पर तो ये मिल जाएगा, अच्छा सा बुक है प्लेटो टुडे। तो इनके अंतर्गत आरएच क्रॉसमैन इनके लिए कहते हैं कि प्लेटो हमारे लिए भी गलत थे, और अपने अपने समय के लिए भी, हमारा जो टाइम है भी, और ये जो उस समय का टाइम था 2500 वर्ष पहले का जो समय था, उसके लिए भी ये सही नहीं थे। दोनों के लिए गलत है, दोनों के लिए गलत है। उनके विचारों को हम अप्लाई नहीं कर सकते, फॉलो हम नहीं कर सकते। इसके अलावा इमर्सन, वो क्या कहते हैं, वो इनकी थोड़ी प्रशंसा करते हैं, इमर्सन, और कहते हैं कि प्लेटो ही दर्शन है, दर्शन ही प्लेटो है। प्लेटो का जो फिलोसॉफी है वो सबसे अच्छी है। दर्शन यदि आपसे पूछे दर्शन आपसे पूछे तो आप प्लेटो बोल दीजिए, प्लेटो आपको बोले तो आप दर्शन बोल दीजिए, दोनों एक ही है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्योंकि पहला जो विकास है फिलोसॉफी, वो इनके द्वारा किया जाता है, और इनको पॉलिटिकल फिलोसॉफी का हम फादर भी कहते हैं। कि राजनीतिक जो दर्शन है, ये आदर्शवाद है, वो इन्हीं के द्वारा प्रारंभ होता है। तो इसलिए यहाँ पर शब्द काम में लेते हैं, प्लेटो ही दर्शन है, दर्शन ही प्लेटो है, ये इमर्सन इनके लिए कहते हैं। यहाँ तक बात हो गई हमारी, रिपब्लिक बुक तक हमारी बातें हो गई है। अब क्या होगा, रिपब्लिक बुक में इतनी आदर्श की बातें कर ली कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसी सी बातें कर ली, बहुत अच्छी अच्छी बातें इनके द्वारा कर ली गई, एकदम आदर्श की बातें हो गई। फिर क्या होता है कि वो कहते हैं कि अब हम जाएंगे, किसी ना किसी राजा को बना के रहेंगे, किसी ना किसी राजा को हम फिलोसोफर किंग बनाएंगे, हमारा जो कॉन्सेप्ट रिपब्लिक में दिया है इसको हम अप्लाई करेंगे अब। ओके, तो अप्लाई करने का इनको मौका भी मिल जाता है।
एक साइराक्यूज़ नाम का वहाँ पर एक स्टेट हुआ करता था और उनके शासक थे एक नवयुवक से एक शासन थे डियोनाइसियस। तो इन्होंने कहा कि दार्शनिक राजा अब बना दीजिए, ओके? इनको बुलाया जाता है, उनके शासक थे डियोनाइसियस। तो उनको यहाँ पर दार्शनिक शासक की कला सिखाने के लिए सिसिली बुलाया जाता है। ओके, सिसिली उनको बुलाया जाता है, कहाँ के शासक थे? सारक्यूज़ के ये शासक हुआ करते थे और उनको सिसिली बुलाया जाता है कि आइए आप और हमें हमें दार्शनिक राजा बना दीजिए आप, ओके? हमें दार्शनिक राजा बना दीजिए, तो उनको बुलाया जाता है यहाँ पर बुलाया गया यहाँ पर सिसिली के अंतर्गत और जब उनको सिसिली के अंतर्गत बुलाया जाता है और जब इनको फिलोसोफर किंग बनाने की बात की जाती है, जो वहाँ का एक जो राजकुमार जिसको हम बोल सकते हैं, अभी युवक था एकदम छोटा-सा था, उसको दार्शनिक राजा बनाने की बातें चल रही थी। प्लेटो अपना कॉन्सेप्ट वहाँ पर अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वहाँ इनके आस-पास जो लोग रहते हैं, उन्होंने कहा उनको ओके, जो युवक था, जो राजा बनने ही वाला था, ओके, यहाँ पे फिलोसोफर किंग उनको बनाने की बात की जा रही थी, तो उनके आस-पास जो लोग रहते थे, उन्होंने कहा कि ये फिलोसोफर किंग नहीं बनाएगा, ये तो खुद ही शासन करना चाहता है, ये जो प्लेटो है, ये तो खुद ही शासन करना चाहेगा। ऐसे में ऐसे में प्लेटो को भगा दिया जाता है, एक बोरे में पैक करके मार्केट के अंतर्गत बेच दिया जाता है एक दास की तरह। प्लेटो को एक दास की तरह बेच दिया गया और फिर यहाँ पर इन्हीं के कोई शिष्य थे, तो शिष्य ने इनको खरीद लिया था। एक समय के बाद में इनको शिष्य खरीद लेते हैं और फिर जितनी भी इनकी आदर्श की बातें थी, वो सब समाप्त हो जाती है। अब ये व्यवहार की बातें करना शुरू कर देंगे। तो प्लेटो अब व्यवहार की बातें करेंगे और व्यवहार की बात करने के क्रम में पहली बुक इनकी लिखी जाती है स्टेट्समैन। स्टेट्समैन इनका सेकंड बुक आएगा। जो स्टेट्समैन है, इनका ये सेकंड बुक आएगा और इसका मीनिंग क्या होता है? पॉलिटिकल लीडरशिप, ओके, स्टेट्समैन। तो यहाँ पर स्टेट्समैन में आपको एक पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है, क्लासिफिकेशन इनमें दिया है, ओके। इसमें 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 क्लासिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जो क्लासिफिकेशन दिया है ये काफी महत्वपूर्ण है और अरिस्टोटल ने भी इसी क्लासिफिकेशन को अपने कॉन्सेप्ट के अंतर्गत दिया था। यहाँ से वो कॉपी करते हैं, यहाँ से सीखते हैं, कॉपी तो क्या करते हैं, यहाँ से सीखते हैं। इसी प्रकार का आपको एक क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल के अंतर्गत भी देखने को मिलता है, लेकिन वो थोड़ा और सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने दिया। तो अरस्तु के सरकार के वर्गीकरण का जो आधार है वो इसी बुक के अंदर जो स्टेट्समैन जो बुक है इसी से लिया गया है। ये थोड़ा रियलिस्टिक है, ये जो बुक है इसमें जो आइडिया है वो रियलिस्टिक है और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है इलेक्टिव विजिटर। जैसे हमने कहा कि जो रिपब्लिक बुक है उसमें मेन कैरेक्टर था सोक्रेटिस और यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है वो इलेक्टिव विजिटर होता है। और मैंने ये भी आपको कहा होगा कि इनकी जितनी भी किताबें हैं वो सभी डिस्कोर्स फॉर्म में लिखी जाती है, संवाद शैली में इनकी सभी किताबें लिखी जाती है। और जब आपको डिस्कोर्स करना होता है तो मेन तो एक तो होगा ही, मेन एक्टर तो इसमें होगा और यहाँ पर अब मेन एक्टर बनाया गया है इलेक्टिव विजिटर को। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन शायद आया नहीं है इस प्रकार का, लेकिन भविष्य में आ सकता है। तो इलेक्टिव जो विजिटर है उसको यहाँ पर मुख्य भूमिका के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ पर भी स्टेट्समैन में भी शासक को कुछ ना कुछ कहा गया, जैसे हमने वहाँ पर देखा था, गडरियों के समान हमने वहाँ पर देखा था। तो यहाँ पर भी एक शासक के लिए कुछ ना कुछ शब्दों का प्रयोग लिया गया कि एक शासक को क्या कहा गया, यहाँ पर किसके समान है शासक? तो एक द पायलट स्टेट्समैन एंड सेकंड है यहाँ पर द डॉक्टर स्टेट्समैन। इनके साथ में शासक की तुलना की गई है कि ये इनके जैसे होते हैं। अगला पॉइंट है, हाँ, 3 एक ये भी लिख लीजिए, द वेबर स्टेट्समैन जो बुनकर होते हैं उनके समान इनकी तुलना की गई है। स्टेट्समैन में एक जो रूलर होता है उसकी तुलना की गई है। तो ये तीनों पॉइंट आपको पढ़ना फैक्ट तो है, क्योंकि फैक्ट पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है आज के समय में। क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। कोई भी एग्जाम हो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाते हैं, ओके। तो यदि 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो एक क्वेश्चन तो आसान आता है, एक थोड़ा-सा टफ क्वेश्चन आता है। तो हमारा जो टफ क्वेश्चन आता है इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं और वहाँ एक छोटा-सा क्वेश्चन पूछा जाता है, वन लाइनर के अंदर ये छोटा-सा शब्द पूछ लिया जाता है। आपको ये मिल जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट कौन-सी बुक में है? क्लासिफिकेशन मेन जो क्लासिफिकेशन जो स्टेट की बात की गई है, वर्गीकरण मुख्य रूप से में किसमें है? तो आप बता दोगे स्टेट्समैन, यदि आपने पढ़ा है। इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा-थोड़ा एक बार देख लीजिए, तो जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से आपका सही हो जाएगा।
तो यहाँ पर भी एक मिक्स्ड स्टेट की बात की जाती है, एक जो मिश्रित राज्य है उसकी बात की जाती है और एक संभावित राज्य की भी बात की जाती है कि इस प्रकार का जो राज्य है उसके बनने की संभावना है। ओके, इस प्रकार का एक राज्य हम बना सकते हैं। जैसा इसमें क्लासिफिकेशन देते हैं, वो कहते हैं कि एक राज्य हम बना सकते हैं। जैसा स्टेट्समैन में जिस राज्य की वो बात करते हैं कि ऐसा-ऐसा राज्य है जो कि भविष्य में बन सकता है, ऐसी संभावना वो बताते हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है, एक संभावित राज्य की बात प्लेटो ने अपनी किस बुक के अंतर्गत की है? तो ऐसी बात द स्टेट्समैन के अंतर्गत की है। क्लासिफिकेशन किस प्रकार से इनका? पहला है कानून द्वारा संचालित, ओके, और बिना कानून के संचालित। 3-3 व्यवस्थाएं बताते हैं वो। एक हो गया कानून के द्वारा संचालित और दूसरा है बिना कानून के संचालित। तो कानून के द्वारा जो संचालित होगी, यदि एक व्यक्ति शासन कर रहा है तो उसको हम कहेंगे मोनार्की, ओके, और यदि कुछ व्यक्तियों का शासन है तो उसको हम कहेंगे एरिस्टोक्रेसी, और बहुत सारे व्यक्ति यदि शासन कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे डेमोक्रेसी। अगला वो देते हैं बिना कानून के संचालित होने वाला। तो बिना कानून के संचालित होने वाला है जिसमें एक व्यक्ति का शासन हो सकता है, कुछ व्यक्तियों का शासन हो सकता है और बहुत सारे व्यक्तियों का यहाँ पर शासन हो सकता है, लेकिन वो एक्सट्रीम होंगे। ओके, तो इस प्रकार से कुछ शासन प्रणाली ऐसा होगा जो कि कानून बिना कानून के संचालित होगी, और कुछ ऐसे कानून होंगे सॉरी, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होगी जो बिना कानून के संचालित होगी, और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी होती है जो कि कानून के द्वारा संचालित होती है। तो इनको नहीं पढ़ना, आपको इनको ध्यान में नहीं रखना है, केवल इतना ध्यान में रखना है कि इसमें क्लासिफिकेशन दिया है, काफी डिटेल से इसमें क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, और इसके साथ में ही और जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसमें तुलना किसके साथ में की गई है, संभावित राज्य कौन सा हो सकता है, ये सब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मिक्स्ड स्टेट की बात भी इसमें की गई है। ओके, एक मिक्स स्टेट की बात इसमें भी की गई है। अगली बुक हम पढ़ेंगे लॉज, उसमें भी एक मिक्स्ड स्टेट की बात की गई, लेकिन उसमें काफी डिटेल से बताया गया है। जो सेकंड वाला हम देखेंगे उसमें एक मिश्रित राज्य की बात की गई है और काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, इसमें थोड़ा बहुत इसमें बताया गया है। आगे इसी स्टेट्समैन में कुछ कहा गया है कि राजा होता है उसको जो पारंपरिक प्रथाएं होती है, जो ट्रेडिशन होता है, उन सब का पता होना चाहिए। एक शासक को बुद्धिमान होना चाहिए, और जो देवी नियम होते हैं, जो ईश्वर के कानून होते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। ओके, तो ये सब बातें इसमें करते हैं। और इसके अंतर्गत जिस मेथड का प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल। इसके अंतर्गत द स्टेट्समैन के अंतर्गत हिस्टोरिकल मेथड का भी वो प्रयोग करते हैं, और डायलॉग वाला तो हो ही गया, डायलॉग भी करते हैं और हिस्टोरिकल मेथड का भी ये प्रयोग करते हैं, जिसमें वो स्टडी करेंगे पहले के समय की, पहले जितनी भी राज्य थे उनकी स्टडी करते हैं, एकदम इतना डिटेल से तो नहीं करते हैं जिस प्रकार से अरिस्टोटल के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पहले का स्टडी किया जाएगा और उसके आधार पर वो इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो हिस्टोरिकल मेथड है उसका प्रयोग भी किया जाता है। इन सब पर हम बात करेंगे कि क्या हिस्टोरिकल मेथड होता है, वो हम अलग देखेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत ये सभी हमें देखना होता है, तो वहां पर हम देखेंगे कि क्या ऐतिहासिक पद्धति होता है, वहां पर डिटेल से जितने भी मेथड होते हैं उन सब पर बात की जाएगी। लेकिन ऐतिहासिक मेथड में पुरानी एक इतिहास को वर्तमान के साथ में जोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है, और एकदम सिस्टमेटिक तरीके से एकदम डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। ओके, तो पहले जो चलता था, जो पहले की शासन व्यवस्थाएं थी, उनका स्टडी करते हैं और फिर अपना कॉन्सेप्ट देते हैं। इससे ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत इतिहास में क्या क्या हुआ उन सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये सब स्टेट्समैन के अंतर्गत बातें कही गई है। क्वेश्चन एक तो ये पूछा जाएगा क्लासिफिकेशन वाला, इसके अलावा एक संभावित राज्य इसमें होता है, और इसके साथ में ये थोड़ा रियलिस्टिक है, और अरस्तु ने सरकार का जो क्लासिफिकेशन दिया वो यहीं से लिया, बेस उनका यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और ये 3 शब्द आपके पास में पायलट, डॉक्टर और व्यवहार। ओके, तो ये 3 शब्द है, इनको यहाँ पर शासक के साथ में तुलना की गई है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया कंप्लीट स्टेट्समैन हो गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके सपोर्टर कौन थे, प्लेटो के सपोर्टर कौन थे, ये भी पूछ लिया जाता है। तो पहला है नेटलशिप, इनके सपोर्टर थे। आर निस्बेट इनके सपोर्टर थे। लेविन्सन इनके सपोर्टर थे, और जॉन वाइल्ड इनके सपोर्टर थे। तो ये अलग से नोट देख लीजिए आप, अलग से इनको लिखा गया है एक बॉक्स में बना के। तो ये थोड़ा सा अलग है इनसे हटके, इसलिए इनको बॉक्स में पैक कर दिया गया है। तो सपोर्टर कौन है इनके, नेटलशिप, आर निस्बेट, लेविन्सन और जॉन वाइल्ड, ये सभी इनके सपोर्टर होते हैं। तो सेकंड बुक हमारी हो गई है स्टेट्समैन, इतना ही है, 2-3 फैक्ट हमें देखना होता है वहां पर। और अगली बुक है हमारी द लॉज। ओके,
लॉज हमारी बुक है और इसके अंतर्गत भी एक स्टेट की बात की गई है। जो वास्तविक राज्य की अवधारणा है वो किसके साथ में जुड़ी हुई है? बताइए, जो वास्तविक राज्य है उसकी अवधारणा लॉज के साथ में जुड़ी हुई है और सब आइडियल स्टेट जो आइडियल स्टेट आप इसको कह सकते हो, सब आइडियल स्टेट कह सकते हो। दूसरा आदर्श राज्य हम इसी को कहते हैं। पहला आदर्श राज्य हम रिपब्लिक के अंतर्गत जो राज्य बन रहा था और सेकंड जो आइडियल स्टेट है वो हम इसी को कहते हैं। इसी को जो लॉज के अंतर्गत वो बताएंगे कि किस प्रकार से एक राज्य होता है, कैसे काम इसमें किया जाएगा, ये सब यहाँ पर बताया जाएगा। तो वास्तविक राज्य की अवधारणा कहाँ पर दी गई है? लॉज के अंतर्गत। और यहाँ पर सब आइडियल स्टेट की भी बात की गई है। दूसरा संभावित राज्य कौन सा हो सकता है? तो ये हो सकता है दूसरा संभावित जो राज्य है, पहला यदि रिपब्लिक वाला नहीं होगा तो ये हो जाएगा। तो दूसरा आदर्श राज्य इसको बनाया जा सकता है और जिसको मैग्नीशिया कहते हैं। नोट कीजिए, मैग्नीशिया शब्द एक बार पूछा गया है कि मैग्नीशिया क्या है। ओके, तो मैग्नीशिया किसको कहते हैं? दूसरा आदर्श राज्य इसको बनाया जा सकता है। दूसरा जो आदर्श राज्य है उसके लिए मैग्नीशिया शब्द काम में लिया जाता है इस बुक के अंतर्गत। ये एक व्यवहारिक राज्य होगा, इसमें संविधान होगा, कानून होगा। एक संविधान भी यहाँ पर होता है, एक कानून भी होता है और यहाँ पर जो मेन एक्टर है वो है एथेनियन स्ट्रेंजर। सब में अलग अलग है, तीनों जो मेन एक्टर है वो आपको पता होना चाहिए। कौन रिपब्लिक के अंतर्गत है, कौन स्टेट्समैन के अंतर्गत है और कौन यहाँ पर लॉज के अंतर्गत है। तो इसमें कहा गया एथेनियन स्ट्रेंजर शब्द यहाँ पर काम में लिया जाता है मेन एक्टर के लिए। और जो काउंसिल होगी यहाँ पर, जिस काउंसिल को कहा गया नोक्ट्रियल काउंसिल, तो ये कौन होगा? नोक्ट्रियल काउंसिल को एक्सप्लेन कहाँ पर किया गया? इसी लॉज बुक के अंतर्गत। और ये क्या होगी? कानून बनाने वाली संस्था होगी। जो कानून बनाएगी उस संस्था को यहाँ पर नोक्ट्रियल काउंसिल हम कहते हैं। कहाँ पर ये हमें एक्सप्लेन कहाँ पर किया गया? प्लेटो के द्वारा लॉज के अंतर्गत ये सब एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर परिवार और संपत्ति होगी। ओके, परिवार संपत्ति होगी और ये बुक काफी बड़ी बुक है। रिपब्लिक से बड़ी बुक ये लिखी गई है। ओके, और ये अपनी मृत्यु के समय भी इसी बुक को लिख रहे थे और इनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ रह जाता होगा और भी क्या पता लिखना चाहते थे लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है उससे पहले ही। तो ये बुक भी काफी बड़ी है। तो इसमें नोक्ट्रियल काउंसिल आपको पता होना चाहिए। एथेनियन स्ट्रेंजर क्या होता है इसको पता होना चाहिए। एक व्यवहारिक राज्य की इसमें बात की गई है, संविधान पर बात की गई है, कानून होना चाहिए। तो रिपब्लिक में जिस पर बातें नहीं हुई थी उन सब पर बातें की गई है। और आप देखोगे अगला क्लास हमारा अरिस्टो के ऊपर रहेगा तो अरिस्टो यहाँ से ही काफी कुछ लेंगे। ये जो बुक है, आपको कोई पूछे कि कौन सी बुक से सबसे ज्यादा प्रभावित है, अरिस्टो के विचार कौन सी बुक के अंतर्गत मिलते हैं, तो इसी बुक के अंतर्गत लॉज है, यहाँ से काफी कुछ लेते हैं। इसी प्रकार का सिस्टम वो अपनी बुक के अंतर्गत देते हैं। ओके, लेकिन वो थोड़ा साइंटिफिक मेथड काम में लेते हैं, थोड़ा सा और डिटेल से वो बताएंगे, थोड़ा बताने का तरीका अलग होता है। लेकिन जो बात करेंगे कि वो संविधान होना चाहिए, कानून होना चाहिए, सब वो यहीं से विचार लेते हैं। इसी प्रकार के विचार आपको वहां देखने को मिलते हैं। और कुछ है इसमें स्टडी मेथड हमें देखना है और कुछ भी नहीं है खास। सभी स्टडी मेथड, दो प्रकार के स्टडी मेथड होते हैं, एक होता है इंडक्टिव होता है, एक होता है डिडक्टिव। इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। इंडक्टिव टू डिडक्टिव, इंडक्टिव डिडक्टिव या प्लेटो अरिस्टो। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? आगमन निगमन आप लिख सकते हो। इसकी जगह आप प्लेटो सॉरी इंडक्टिव की हम बात करें तो इंडक्टिव के अंतर्गत आ जाएगा अरिस्टो और प्लेटो। कैसे, ये क्या हो रहा है? इंडक्टिव टू डिडक्टिव इसमें बातें की जा रही है। इंडक्टिव यानी पहले हम एग्जाम्पल का स्टडी करेंगे, पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे या केस स्टडी हम देखेंगे। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एक्सपीरियंस से हम जो कुछ सीखते हैं, सिचुएशन से हम कुछ सीखते हैं। जैसे कुछ स्कॉलर रहेंगे, कुछ स्कॉलर ऐसे होते हैं, जैसे हम बात करें प्लेटो की, मैं बात कर लेता हूं। तो प्लेटो ने सबसे पहले अपना आदर्श राज्य नाम दे दिया। उन्होंने पहला ही सोच लिया एक आदर्श राज्य होगा। अपनी रिपब्लिक के अंतर्गत उनको क्या बनाना था? एक आदर्श राज्य बनाना था। अब आदर्श राज्य की जो अवधारणा है इसको जस्टिफाई करते हैं और जस्टिफाई करने के लिए कई सारे एग्जाम्पल हमें देते हैं और उसके बाद में ही अपना कॉन्सेप्ट देते हैं वो। ओके,
तो सबसे पहले इसमें क्या आ गया, इसमें पहले ही इसमें एक नियम आ गया, नियम इसमें पहले बना लिया गया कि एक आदर्श राज्य होगा। इसमें पहले एक सिद्धांत बना लिया कि हमें क्या बनाना है, एक आदर्श राज्य बनाना है। एक सामान्य सिद्धांत इन्होंने बना लिया कि हमें एक आदर्श राज्य बनाना है। पहले ही इन्होंने कंक्लूजन निकाल लिया, पहले ही इन्होंने डेफिनेशन दे दिया, पहले ही कानून बन गया, पहले ही अजम्पशन इन्होंने कर लिया, पूरा अनुमान लगा लिया। तो ये सभी हम किसके अंतर्गत शामिल करते हैं बताइए? जब पहले से सोच लिया आपने पहले कि हमें इस प्रकार से हमारे रिजल्ट हमें लाने हैं, पहले आपने सोच लिया कि हमें एक आदर्श राज्य बनाने हैं और इसी आदर्श राज्य को जस्टिफाई करने के लिए कुछ नियम बनाए जाएंगे। ओके, कुछ इनके द्वारा कुछ अलग दिया जाएगा। इसको समझाने के लिए जब एग्जाम्पल का प्रयोग किया जाता है, किसी थ्योरी को पहले डिसाइड कर लिया, कुछ रूल बना लिया, कुछ डेफिनेशन पहले दे लिया हमने, पहले ही हमने मान के जब चल लेते हैं और उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए जब हम अपने आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो इसी को हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड। ओके, तो इंडक्टिव टू डिडक्टिव आपको किस प्रकार से ध्यान में रखना है? इंडक्टिव यानी इंडक्टिव के अंतर्गत पहले हम स्टडी करते हैं, हम फील्ड में जाके काम करते हैं। ओके, पहले हम एग्जाम्पल हम देखते हैं, कई सारे एग्जाम्पल हम लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक्सपीरियंस हमारे पास में होगा, हमारे जो अनुभव है। ओके, हमने बहुत सारे अनुभव कर लिए, तो हम अपने जीवन के अंदर जो भी अनुभव सीखते हैं, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस ही आप लिख सकते हो। तो जो हमने केस स्टडी किया, जो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, इसके आधार पर एक नियम बनाएंगे, इसके आधार पर हम एक सिद्धांत बनाएंगे। यदि इस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, जब हमने सबसे पहले स्टडी किया, उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल का ही आप प्रयोग कर सकते हैं, हमने अपने अनुभव का प्रयोग किया और इन सब का प्रयोग करते हुए हमने कुछ रूल बनाए, हमने कुछ सिद्धांत बनाया, हमने कोई सामान्य अवधारणा दिया, हमने कुछ निष्कर्ष निकाला, हमने कुछ डेफिनेशन दिया, हमने किसी कानून का निर्माण किया, हमने कुछ अनुमान लगाया। जब आप ऐसा करते हो तो इसी को कहते हैं इंडक्टिव, इसी को कहा गया इंडक्टिव और इसको कहा गया डिडक्टिव। ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। इंडक्टिव यानी छोटे से बड़े की तरफ हम बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से हम थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। इंडक्टिव टू डिडक्टिव कभी भूलोगे नहीं, इंडक्टिव टू डिडक्टिव, छोटा से बड़ा, छोटे से बड़ा। ओके, लेकिन आप देखोगे प्लेटो में क्या हो रहा था, प्लेटो में इससे विपरीत प्रक्रिया हो रही थी। पहले इन्होंने नियम दे दिए, तो ये किस में आ गई, डिडक्टिव के अंतर्गत। पहले इन्होंने नियम दे दिए, फिर नियमों को जस्टिफाई किया जाता है। और अरिस्टोटल ने क्या किया, अरिस्टोटल ने पहले स्टडी करते हैं, वो कई सारे स्टेट्स थे, उस समय स्टेट्स थे 158, तो 158 जो स्टेट होते हैं उनका अध्ययन करते हैं और उसके बाद में अपनी अवधारणा देते हैं। तो यहाँ पर पहले अध्ययन कर रहे हैं, पहले छोटा अध्ययन कर रहे हैं, फिर कोई नियम दे रहे हैं। तो पहले यहाँ पर अरिस्टो आ जाएंगे, फिर यहाँ पर प्लेटो आ जाएंगे। तो इतना ही इसमें समझना है, इंडक्टिव टू डिडक्टिव, आगमन निगमनात्मक। ओके, अरिस्टो प्लेटो। ओके, अरिस्टो प्लेटो क्यों हम शामिल कर रहे हैं, छोटे से बड़े की तरह हम बढ़ रहे हैं। पहले हमने एग्जाम्पल दी और एग्जाम्पल की सहायता से हमने एक सामान्य नियम बना लिया। हमने एग्जाम्पल दिए, ये पेन नीचे गिरता है, किसी दूसरी वस्तु को गिराओगे, ऐसे छोड़ोगे नीचे गिरेगा, आपको भी इतने एकदम छोड़ दिया जाएगा तो आप भी नीचे गिर जाओगे। उसके बाद में हमने एक सामान्य नियम बना लिया। ओके, एक सामान्य हमने नियम बना लिया। तो ये क्या होता है, इंडक्टिव टू डिडक्टिव। और इंडक्टिव अरिस्टो का जो विचार है वो इंडक्टिव जैसा ही है। सबसे पहले एग्जाम्पल देते हैं, स्टडी करते हैं, ओके, एनालिसिस करते हैं और उसके बाद में ही अपना कंक्लूजन देते हैं, अपना जो भी रिजल्ट आता है वो सब कुछ देते हैं, अपना थ्योरी बनाते हैं। उसके बाद में ही क्लासिफिकेशन करते हैं वो गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर जो प्लेटो है, प्लेटो इसके विपरीत काम करते हैं। तो ये जुड़े होंगे डिडक्टिव के साथ में, ये जुड़े होंगे निगमन के साथ में। निगमनात्मक इसको बोल सकते हो या आगमनात्मक, इसको हम इंडक्टिव को बोल सकते हैं, डिडक्टिव को निगमनात्मक हम बोल सकते हैं। तो कंफ्यूजन दूर हो गया। तो इसी प्रकार से आपको ये सब ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, कुछ नया सीखते हैं और कुछ मिल जाए तो। ओके, तो मैक्सी कहते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत भारतीय वर्ण व्यवस्था से काफी प्रभावित है, ऐसा ये मैक्सी कहते हैं। क्योंकि आप देखोगे ये जो क्लास आप देखोगे रिपब्लिक के अंदर जिस प्रकार से बातें की गई है इसमें, ओके,
तो इसी प्रकार से भारतीय वर्ण व्यवस्था में किया गया है कि एक ब्राह्मण होते हैं, एक क्षत्रिय होते हैं, एक कुछ व्यापार करते हैं और जो कुछ कृषि लोग करते हैं। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन है और यहाँ पर भी ऐसा ही क्लासिफिकेशन किया गया है, तो ये अपना स्टेटमेंट दे देते हैं। रिपब्लिक बुक की बात एक बार फिर से कर लें। इसके अंदर के कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 टू 3 यहाँ पर सोफिस्ट विचारकों का न्याय का स्टडी आपको देखने को मिलता है। बुक नंबर 7 या इसकी जगह चैप्टर भी लिख सकते हो, छोटी-छोटी बुक है, ये बहुत बड़ा है। तो चैप्टर नंबर 7 में एलिगरी ऑफ केव के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जो हमने गुफा वाला देखा था, वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। और इसी के अंदर ये डिवाइडेड लाइन का कॉन्सेप्ट भी है। ये क्या होता है? फिलोसॉफी के अंदर क्या चलता है, वैसा ही है। एक लाइन की बात की जाती है, इसमें एक लाइन खींच देते हैं, उसके बाद में अपनी फिलोसॉफी देते हैं। ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसको हमें नहीं पढ़ना है, काफी बड़ा हो जाएगा फिर से एक बार। कई सारे एग्जाम्पल आपको देने होंगे, बस इतना ध्यान में रखना है। एलिगरी ऑफ केव और जो डिवाइडेड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो प्लेटो के साथ में जुड़ा हुआ है। कितना? चैप्टर नंबर 7। एक विचारक है अर्नेस्ट बार्कर, इनकी बुक आप देख लेना। 2 किताबें हैं, राजनीतिक सिद्धांत प्लेटो और उसके पूर्ववर्ती। सेकंड है प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक विचार, इनकी 2 किताबें हो गई। सेकंड है बर्नार्ड बोसांग की और आर.एल. नेटलसिफ, इनकी भी बुक है, जो आप देख लेना, लेक्चर्स ऑन द रिपब्लिक। और ये भी देख लेना, बोसांकी की भी कुछ किताबें हैं, एक किताब लिखा गया है, इसको आप देख लीजिए। बार-बार पढ़ोगे तो सब ध्यान में आ जाएगा, पहली बार में इतना सब पता नहीं होता है। ये हम बाद में देख लेंगे। यूनानी दर्शन की जो अवधारणा है वो ऑर्गेनिज्म जो थ्योरी है उसको फॉलो करता है। क्या होता है शरीरवादी अवधारणा, इसको हम बाद में देख लेंगे। लेकिन ये होता है, इतना आपको पता होना चाहिए कि प्लेटो का जो दर्शन है वो इसको सपोर्ट करता है। इसी आधार पर यूनानी दर्शन आपको देखने को मिलता है। इसको हम अगली वाली क्लास के अंदर डिटेल से समझेंगे। इनकी कुछ किताबें हैं, तो किताबें हैं, सभी जो किताबें हैं वो डायलॉग फॉर्म में इसमें लिखा गया है, समाज शैली में लिखा गया है। द सिम्पोजियम आप देख सकते हो। मेनो इनका एक बुक है, द एपोलॉजी इनका बुक है, फाइदो इनका बुक है, द रिपब्लिक की हमने बात किया। और इसके अलावा सोक्रेटिस डायलॉग, एपोलॉजी, द स्टेट्समैन, द लॉ, ये सभी इनकी किताबें हैं। ये सभी इनकी किताबें। तो पहली किताब ये हो जाएगा और सबसे अंतिम में किताबें द लॉज हो जाएगा और बीच में ये किताब लिख दी गई है। तो इस प्रकार से आप देख लेना, यदि कोई क्रम से मिलाने वाला क्वेश्चन आए, ओके, तो आप इनको देख सकते हो और नेट से आपको ढूंढ लेना है। अब ओके, अब जो भी करना है आपको करना है, नेट से आप चेक कर लेना कि कौन सी बुक कब कब लिखी गई है, कौन सी बुक कब कब लिखी गई, एकदम क्रम से आप लगा लेना, क्रम से आपको लगा लेना है। लेकिन यदि कोई बेसिक क्वेश्चन आता है तो द रिपब्लिक सबसे पहले आ जाएगी, द लॉज सबसे बाद में आ जाएगी और द स्टेट्समैन और सब बीच में आ जाएगी। तो आपका एक ही काम है यहाँ पर, इसको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। और दूसरा काम हो गया आपका, इनको आपको नेट पे चेक करना है कि कौन सी बुक कब लिखी जाती है। एकदम सीक्वेंस से आपको पता होनी चाहिए। 4-5 किताबें सीक्वेंस से देख लोगे तो क्वेश्चन आएगा तो आराम से, यहाँ पर सीक्वेंस वाला आता है तो आप आराम से कर सकते हो कि बहुत सारी किताबें लिखी गई है। यहाँ पर कुछ किताबें मैंने बता दी गई और बहुत सारी और भी किताबें हैं इनकी, तो इनको आप देख लीजिए एक बार। तो प्लेटो से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आपका हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स है, इनको भी पढ़ लीजिए कि इनके कौन-कौन से इनके जो पात्र है वो जुड़े हुए हैं, जैसे सिपारस, ग्लूकोन, थ्रेसमेकस, एंडीमेट्स की हमने बात किया, पॉलीमार्कस हो गया। तो लीज, जार्मिडिस, लाइसिस, ओपाइस, ये सब इन्हीं की पुस्तकों के साथ में जुड़े हुए कई सारे कैरेक्टर हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये तो बताना रह ही गया, जो उद्देश्य होता है, जो यूनानी यूनानी जो फिलॉसफी है, उनका मेन पर्पज़ क्या है? मेन उद्देश्य यदि आपसे पूछे तो गुड ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन को अच्छा बनाना। समाज को अच्छा बनाना नहीं, राज्य को अच्छा बनाना नहीं, मानव जीवन को अच्छा बनाना ही मेन उद्देश्य है यूनानी फिलॉसफी। इसको ध्यान में रखना है। गुड ह्यूमन लाइफ, यूनानी जो फिलॉसफी है उनका मन उद्देश्य क्या है? गुड ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, मानव जीवन को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, यही इनके मुख्य रूप से आइडिया रहते हैं। तो इतना काफ़ी है और इसमें रह गया, उसमें और कुछ नहीं रह गया है। आप प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन आप देख लेना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। यदि मिलता है तो उसको भी आप कीजिए, फिर उसको नोट कर लेना आप, ओके? मिलते हैं अरिस्टोटल के साथ में अगली क्लास में।